नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी। शाम के 3 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं इस वक्त की हर बड़ी खबर के साथ और आज 3 बजे के अपने विशेष शो में, जिसमें हम बात करते हैं चुनाव के सबसे बड़े दंगल की और खास तौर से उत्तर प्रदेश की। आज के स्पेशल शो में हम बात करने वाले हैं अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक जो है वो बड़ा फेरबदल करेगा। मोदी सरकार ने ऑल इंडिया कोटा के तहत मेडिकल एडमिशन में पिछड़ी जातियों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के छात्रों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। अब तक विपक्षी पार्टियां बीजेपी को कमंडल की सियासत करने वाली पार्टी कहती थी, लेकिन अब की बार मोदी सरकार के इस फैसले से विपक्ष की मंडल वाली सियासत पर सीधा प्रहार हुआ है। जाहिर है इसका असर यूपी चुनाव पर भी होगा। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल भी मौजूद है, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, समझिए किस तरह मोदी सरकार के इस फैसले में विपक्ष की परेशानी बढ़ गई है। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। अब कमंडल के साथ मंडल, विपक्ष किसके सहारे? पीएम मोदी का खेल, विपक्ष के वोट बैंक में से। सियासी बिसात पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसी चाल चली है कि विपक्ष चारों खाने चित हो गया है। यूपी समेत 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने गरीबों और ओबीसी वर्ग को आरक्षण के मोर्चे पर बड़ा फैसला लिया। अब ऑल इंडिया कोटा के तहत होने वाले मेडिकल एडमिशन में ओबीसी कैटेगरी और गरीब छात्रों को भी आरक्षण की सुविधा मिलेगी और ये फैसला 2021-22 यानी इसी सेशन से लागू हो जाएगा। इस फैसले से हर साल करीब 5500 छात्रों को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। इनमें ओबीसी कैटेगरी के करीब 4000 छात्र रिजर्वेशन का फायदा ले सकेंगे, जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 1500 छात्रों को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। रिजर्वेशन की ये व्यवस्था ऑल इंडिया कोटे के तहत अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए लागू की गई है। अब ये समझिए मोदी सरकार के इस फैसले से किस तरह यूपी की सियासी जमीन पर विपक्ष का चुनावी समीकरण अचानक से बिगड़ गया है। देश में ओबीसी की कुल आबादी 44% है। इनमें यूपी में 54.5% है, जिनमें 76 जातियां हैं। यूपी जैसे बड़े राज्य में जहां सियासत में क्षेत्रीय पार्टियों का असर है, वहां ओबीसी वोट के पेट्रोल से ही उनकी सियासत की गाड़ी चल रही है। बीजेपी का दावा है कि मोदी सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष को अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिसमें गरीब अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का कोटा तय करना यह अपने आप में एक बड़ी पहल थी। चिकित्सा शिक्षा विभाग में मेडिकल में बहुत लंबे समय से इस बात की डिमांड थी कि जो ओबीसी का कोटा है, जो गरीब आय वर्ग के लोगों के लिए कोटा है, उसको बहाल किया जाए। और कल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये करके एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए। गरीबों और ओबीसी छात्रों के लिए मोदी सरकार के इस फैसले से विपक्ष की परेशानी उनके बयानों से समझी जा सकती है। देखिए, जो बीजेपी सरकार है उसका एक ही मकसद है कि देश से आरक्षण खत्म हो जाए। बीजेपी की मानसिकता पिछड़ा और दलित विरोधी है। वो पढ़ ना पाएं, नौकरी ना पा पाएं, तरक्की ना कर पाएं और समाज में बराबरी न कर पाएं। इस कुंठित मानसिकता पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंदुस्तान में, संविधान में, हिंदुस्तानियत में भरोसा रखती है, जनता के सरोकारों पे भरोसा रखती है। कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, श्री अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। भय पर, भूख पर, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर, गंगा में उतराती लाशों पर जवाब मांगेगी। मोदी सरकार एक और जहां आरक्षण का दायरा बढ़ा रही है, लेकिन विरोधी इसके उलट मोदी सरकार की ओर से आरक्षण खत्म करने की अफवाह फैला रहे हैं। जाहिर है विपक्ष को अपनी सियासी जमीन साफ खिसकती दिख रही है और ये बयान उसी की गवाही दे रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए। बीजेपी से अनिला सिंह हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया और कांग्रेस से अभय दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं मेरे सहयोगी राकेश पांडे के पास, जो आपको बताएंगे किस तरह मोदी सरकार ने कमंडल के साथ साथ मंडल को भी साधने की कोशिश की है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर पिनाज, पिछले 7 सालों में अगर मोदी सरकार के फैसले को देखा जाए तो उसे सोशल इंजीनियरिंग का प्लेटफॉर्म कैसे तैयार किया है उसकी वजह हम आपको समझाते हैं। क्या कुछ बड़ी बातें रही हैं, उन बड़ी बातों को सिलसिलेवार तरीके से समझ लेना चाहिए। अब कमंडल के साथ 7 मंडल, ये बीजेपी की रणनीति है। कमंडल के लिए क्या कुछ किया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। मंडल के लिए क्या किया, मेडिकल के ओबीसी कैटेगरी और साथ ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आरक्षण की बात कह दी। कमंडल के लिए क्या फैसला रहा, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण और साथ ही उधर पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा देने का काम किया, जिससे दोनों इक्वेशन साधे जा सके। वहीं चारधाम यात्रा को जोड़ने के लिए हाईवे बनाने का फैसला और इस पर बड़ी तेजी से काम भी चल रहा है। मंडल को अपने पक्ष में कैसे किया जाए, एससी एसटी कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद से पलट दिया गया, ये एक बड़ा फैसला माना गया और बीजेपी किस तरीके से इन दोनों वर्गों को साध रही है उसकी एक नजीर माना गया। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नया रास्ता की बातचीत हो गई, उधर दलित युवाओं के लिए स्टार्टअप की शुरुआत हो गई और उसके लिए खास तौर पर प्रावधान किए गए। प्रयागराज और हरिद्वार कुंभ का बजट बढ़ाया गया और उधर मंडल को कैसे साथ कर लिया जाए कमंडल के, इसके लिए मोदी सरकार में 27 ओबीसी 20 एससी कोटे से मंत्री बने और इसका असर जब संसद में हंगामा हुआ और जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी जगह पर खड़े हुए थे और जब नए मंत्रियों का परिचय करा रहे थे, उस दौरान जब विपक्ष ने हंगामा किया पिनाज, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर ओबीसी और पिछड़े समाज से लोग मंत्री बन रहे हैं तो ये बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही। जी शुक्रिया, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से स्पष्ट कर दिया कि कमंडल और मंडल दोनों को कैसे साधा जा रहा है। बाकायदा सिलसिलेवार ढंग से हमने दर्शकों के सामने रख दिया है और यही बात हम अपने पैनल के पास भी लेकर चलते हैं। अनिल सिंह जी की बात बाद में आऊंगी क्योंकि राजनीति जो है उनकी पार्टी की तरफ से हो रही है कमंडल और मंडल को साधने की, लेकिन ये विपक्ष के लिए कितनी भारी पड़ सकती है। अनुराग भदौरिया साहब, मंडल भी सदेगा कमंडल भी सदेगा, ऐसे में सत्ता में वापसी कैसे होगी? क्या क्या सवाल? हेलो, मैं कह रही हूँ मंडल भी साध रहे हैं, यानी कि जो भी केदारनाथ धाम हो या फिर कुंभ हो या फिर प्रयागराज के लिए योजनाएं हो या राम मंदिर हो या केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, तो मंडल को भी साध रहे हैं, हिंदुत्व को भी साध रहे हैं और कमंडल को साध रहे हैं। मंडल को किस तरह से साध रहे हैं? दलितों के लिए स्टार्टअप योजना है, साथ ही आरक्षण है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना है, मंत्रियों को कोटे में दलित और पिछड़े वर्ग से आने वाले मंत्रियों को तरजीह देना है। तो ऐसे में कमंडल और मंडल जब दोनों सध जाएगा तो विपक्ष के लिए सत्ता की राह कितनी मुश्किल हो जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार को जनता को साधना चाहिए था। जो जनता लगातार यहाँ पे कोविड काल में लोगों की मौतें होती रही, जिस तरह से लाशें नदियों में तैरती नजर आई, ऑक्सीजन के बगैर लोग तरफ तरफ के रोडों पे मर गए, अगर उनको साथ से तो ज्यादा अच्छा होता। यहाँ बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उनके बारे में सोचती सरकार तो ज्यादा अच्छा होता। महंगाई जिस तरह से बढ़ी हुई है, जिस तरह से किसान धरने पे बैठा हुआ है और लगातार किसानों की मौतें हो रही है, इनके बारे में सरकार साथ से ज्यादा अच्छा होता। महिलाओं का सरेआम चीरहरण हो रहा है, जिस तरह से चाहे वो लखीमपुर की घटना हो या हाथरस की घटना हो या उन्नाव की घटना हो, महिलाओं के अत्याचार को रोक लेते। शराब माफिया यहाँ पैदा हो गए, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही है, वो माफिया पैदा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर में। सरेआम पुलिस को, यानी पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया है अभी मेडिकल कॉलेजेस में, उससे कोई फायदा नहीं होगा आपको लगता है सरकार को? मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में हॉस्पिटल बनवा देते, उत्तर प्रदेश के अंदर में यूनिवर्सिटी बनवाते, उत्तर प्रदेश के अंदर में युवाओं के लिए रोजगार की। चलिए, आपका काम है जनता के बीच में ले जाइएगा। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ उसका भी जवाब दे दीजिए ना। आपको क्या लगता है जो ये आरक्षण किया है, जो ओबीसी और दलित कोटे से मंत्री बनाए गए हैं, इसका कोई फायदा होगा या नहीं होगा सरकार को? इनको जनता इनको नकारने जा रही है। 2022 में होंगे हम गिरेंगे, भारतीय जनता पार्टी आउट होगी और समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है आपकी सरकार बनेगी, लेकिन ये तो बता दीजिए मुझे कि ये जो फैसला है इसका आप स्वागत करते हैं, जो आरक्षण दिया है मेडिकल कॉलेजेस में 27% पिछड़ों को? आपकी पार्टी की सोच क्या है इसको लेकर? स्वागत करते हैं आप सरकार के इस फैसले का? देखिए, समाजवादी लोग सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे थे, वो मांग कर रहे थे कि आरक्षण होना चाहिए। समाजवादी लोग लगातार इसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, संघर्ष किया, तब जाके सरकार झुकी है। सरकार झुकने को कहाँ तैयार थी? सरकार तो चाह रही थी कि रिजर्वेशन नहीं दे। अगर समाजवादी जेल
समाजवादी पार्टी से अपने क्षेत्र में बहुत बिजी होंगे, इसलिए शायद थोड़ा पढ़ने का मौका नहीं लग पाया होगा। तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मद्रास हाई कोर्ट की रूलिंग आई थी 19 जुलाई को, और उसमें ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था केंद्र सरकार से एक हफ्ते के अंदर आप बताइए कि किस प्रकार से आप इम्प्लीमेंट करेंगे रिजर्वेशन टू ओबीसी अंडर द स्कीम। तो जो केंद्र की सरकार है बिल्कुल एक संवेदनशील सरकार है और पिछड़ों के लिए हमेशा कार्य किया है, कमजोरों के लिए हमेशा कार्य किया है। और ये जो कदम उठाया है अनुराग जी, ये पिछड़ जो हमारे युवा हैं, जो पिछड़ी जाति के हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। नहीं अनिला जी, ये तो ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार ग्राउंड पर जब नाकाम हुई, 4.5 साल में तो आरक्षण देना याद नहीं आया, जब सरकार ग्राउंड पर फेल हुई, रोजगार नहीं दे पाई, कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं दे पाई, जब फेल होने लगे तब आपको लगा कि चलो आरक्षण का लॉलीपॉप पकड़ा दें। नहीं 10% वाला EWS रिजर्वेशन क्या इन लोगों ने कराया था? और यहाँ पे मैं बता तो रही हूँ, मद्रास हाई कोर्ट का रूलिंग आया ना जुलाई 19 को, उन्होंने केंद्र सरकार को बोला है कि आप बताइए कब और किस प्रकार से जो रिजर्वेशन है आप लागू कराएंगे। तो केंद्र सरकार अपना लेकर आ गई। तो सीधी सी बात है। आप बिल्कुल अनुराग भदौरिया साहब आपका जवाब लूंगी, लेकिन अभय दुबे जी को भी चर्चा में शामिल करना है। अभय दुबे जी, लास्ट मिनट पर जनता को लुभाने की डेस्परेट कोशिश है या वाकई में शुरुआत से ही मोदी योगी सरकार दलित और पिछड़ों को साथ लेकर चल रही है और उसकी तरफ एक और कदम है जिसने आपकी राह और मुश्किल कर दी है? देखिए, सरकार कैसे टेलीविजन चैनल की आंखों में धूल झोंकती है उसका सबसे बड़ा प्रमाण आज सामने आया। आप देश की सबसे मूर्धन्य पत्रकार हैं। आप जानती हैं क्या हुआ है? 2007 में कांग्रेस की सरकार में ने रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2007 लेकर आई, जिसमें 27% आरक्षण रखा ओबीसी के लिए। सुनिए, अब आप सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला था, मेरे बात बोलिएगा। नहीं मैं बोल ही रही हूं, मैं तो हाथ से इशारे कर रही हूं कि ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल के सेक्शन 10D का एक अमेंडमेंट किया केंद्र सरकार ने और यह तय किया कि राष्ट्रव्यापी परीक्षा मेडिकल कॉलेजेस की एक साथ होगी। उसमें ऑल इंडिया का कोटा 15% मैं आपको जवाब देने के लिए मौका दूंगी, पहले उन्हें बात खत्म कर लेने दीजिए अनिला जी। पोस्ट ग्रेजुएशन का 50% कोटा तय किया। सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी 3 जुलाई 2020 को मोदी जी को कि मोदी साहब 10,900 विद्यार्थियों का हक आपने मार दिया है, अब तक उनको उनके आरक्षण का अधिकार नहीं दिया। ये 13 जुलाई 2021 का नोटिफिकेशन है मेरे पास, जिसमें सरकार ने साफ इनकार कर दिया कि हम वो रिजर्वेशन एक्सेप्ट नहीं करते, जबकि मद्रास हाई कोर्ट ने 27 जुलाई 2020 को अपने आदेश में साफ कहा था मोदी सरकार को। उस सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन लगी मद्रास हाई कोर्ट ने और सर्वोच्च अदालत में भी लगी। मद्रास हाई कोर्ट ने 3 छड़ियां इनकी पीठ पर दी। देखिए, इतना झूठ बोलते हैं आप लोग, सब काम कोर्ट के दबाव में करते हैं, वैक्सीनेशन से लेकर आरक्षण तक। 26 देखिए, ऐसा इतना झूठ बोलते हैं ये लोग। अरे पेपर रख लीजिए, मैं सत्यता बताती हूँ, मैं सत्यता बताती हूँ, सच्चाई बताती हूँ। 2007 का इन्होंने विषय उठाया है। आप बोल रहे थे कि इनके बीच में मत बोलिए, तो मैं तो केवल लिपसिंग कर रही थी कि झूठ बोलना बंद करिए। अब मैं बोल रही हूँ तो अभय जी कृपया करके मुझे बोलने दीजिए। इन्होंने कहा कि 2007 में कांग्रेस पार्टी जो है ये रिजर्वेशन लेकर आई, जबकि 2007 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये इंट्रोड्यूस किया था रिजर्वेशन ऑफ 15% for scheduled caste and 7.5% for scheduled tribes in the scheme। तो वहाँ कांग्रेस का कोई भी रोल नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से आया। यहाँ पर ओबीसी का 20। अरे साहब, आप बोल रहे थे ना, मैं नहीं बोल रही थी, आपका टर्न। एक बार सुन लीजिए अभय दुबे जी, उनका तर्क भी सुन लीजिए ना, जनता को समझ में आ जाएगा किसके तर्क में कितना दम है। एक बार उनको भी सुन लीजिए जी। तो 2007 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनकी डायरेक्शंस पे 15% जो है शेड्यूल कास्ट और 7.5% जो है एसटीज को या अंडर द स्कीम रिजर्वेशन मिला। और जब जो सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट है जब वो इफेक्टिव हुआ, तो उसके बाद ये हुआ कि भी 27% जो है वो ओबीसीज का भी रिजर्वेशन इसमें आ जाना चाहिए। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है सफेद झूठ, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप दिखाना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। ये मेरे पास ऑर्डर नहीं सेंट्रल मेरे सामने भी रखा हुआ है, मेरे सामने भी रखा हुआ है। When the Central Education Institutions Act became effective that year, providing for uniform 27% reservation to OBC,
सुन लीजिए, आप लगातार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं भी अपने डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट्स लेकर बैठी हूँ, आप कागज लेकर बैठे हैं, मैं अपने आईपैड में लेकर बैठी हुई हूँ। लेकिन और उसकी वजह से जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स थे, चाहे वो हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज रहा हो, चाहे सफदरजंग रहा हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रहा हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रहा हो, यहाँ पे रिजर्वेशन लागू हो गया था 27% का। बाकी जो स्टेट ओन थे वो उसमें नहीं हुआ था। और अभी जब मद्रास हाईकोर्ट रूलिंग जब आई है तो सेंटर ने कहा कि नहीं भी है। अनुराग भदौरिया जी, देखिए जनता को तो ये याद रहता है ना कि किसकी सरकार में ये लागू हुआ। आप कह रहे हैं आपने धरना देकर लागू करवाया, वो कह रहे हैं सोनिया जी ने चिट्ठी लिखी, इंटरवेंशन किया, कोई कह रहा है कोर्ट ने लागू करवाया। पर सबको याद तो ये रहने वाला है ना, ठीक है आप लोग अपना अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन सबको याद ये रहने वाला है कि योगी सरकार में ये लागू हुआ, तो आप मोदी सरकार में ये लागू हुआ। तो ऐसे में आपके लिए चुनावी राह कितनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि धर्म और जाति दोनों को साध लिया जाए तो फिर चुनावी वैतरणी पार लग जाती है। तो धर्म के लिहाज से राम मंदिर के राजनीति करते हैं। जी जरा एक बार अभय दुबे जी। देखिए मैं एक बात बता दूं, एक मिनट अनुराग भदौरिया जी से ले लूं, फिर अभय दुबे जी यही सवाल आपके पास। जी अनुराग जी। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर में, प्रदेश के अंदर में काम कर रही है, वो अपनी से तो कुछ कर ही नहीं पा रही है जनता के लिए। कभी उसको कोर्ट का आदेश मानना पड़ता है, कभी लोग कोर्ट चले जाते हैं, तब वो अपना तब उनको रिलीफ मिलती है। चाहे वो कोविड काल हो, चाहे रिजर्वेशन की बात हो, चाहे महंगाई या रोजगार की बात हो, सरकार के तो अपने फैसले कुछ होते ही नहीं है। समाजवादी लोग यहाँ सामाजिक न्याय की लड़ाई रोड पे रह के लड़ते हैं, तब जाके सरकार जगती है, तब जाके सरकार पैरवी करती है, वरना सरकार पैरवी भी ना करेगी। ऐसी सरकार है जो पैरवी करने के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है कि सरकार आप पैरवी करो, सरकार कुछ कहो, सरकार कुछ करो। आप जाओ हाई कोर्ट में जाओ, ये एप्लीकेशन लगाओ, वहाँ पे डेट्स मांगो, जल्दी आप हियरिंग करवाओ। ये भी हम रोड पे रह के हंगामा करते हैं, तब सरकार जगती है, क्योंकि सरकार को एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र में 2022 में चुनाव है और समाजवादी प्रेशर बनाते हैं। समाजवादी अनुराग भदौरिया जी, आपकी सरकार पे तो उल्टे आरोप लगते हैं कि जब लेकिन यहाँ तो उल्टे आरोप लगते हैं कि जब राम मंदिर के मुद्दे की सुनवाई हो रही थी तो जो कागजों की ट्रांसक्रिप्ट थी, वो जब मौजूदा केंद्र सरकार थी, राज्य सरकारें थी, उन्होंने तमाम दस्तावेजों को मुहैया कराने में इतना डिले कर दिया, इसलिए राम मंदिर का फैसला इतनी देरी से आया। यहाँ तो उल्टे आरोप लगते हैं और आप कह रहे हैं कि ये लोग नहीं ठीक से काम करते हैं। आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पर इनके कार्यकाल में फैसला आ गया ना। सुन तो लीजिए, अरे सब आप ही बोल देंगे तो मुझे बोलने दीजिए। आरोप तो ये भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर खड़े होकर कहती है कि बिना ऑक्सीजन की कमी से तो एक भी मौतें नहीं हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की यकीन मत कीजिए, आपका भी कोई ऐसा रिश्ता नहीं होगा जिसकी मौत ना हुई हो, जिसके घर में कोविड से लोग परेशान ना हुए। जब इतने बड़े देश के सामने जहाँ लाखों लोगों के परेशान हुए, हजारों की मौतें हुई, तो कहती है एक की भी मौत नहीं हुई, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े झूठे हैं। इनकी बात की यकीन मत करना। अनिला जी, झूठ बोलती है आपकी पार्टी। कोविड की मौतों का हिसाब जनता वोट के जरिए लेगी। ये मौतों का हिसाब जनता लेगी, जब किसान भी अपना हिसाब लेगा, बेरोजगार युवक भी अपना हिसाब लेगा, और महंगाई से जो लोगों की मौतें हो रही वो भी अपना हिसाब लेंगे। उत्तर प्रदेश और देश की जनता इनसे हिसाब लेगी। जिस तरह से लोग परेशान हुए हैं, जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, जिस तरह से महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है, कम से कम महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, चीरहरण हुआ है। इस उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ चीरहरण हुआ है सरेआम। यहाँ हाथरस जैसी बेटी को जिंदा, हाथरस जैसी बेटी को बिना उसके माँ बाप के परमिशन से दफना दिया गया और उसके साथ अन्याय हुआ था। और जो लोग इतना संघर्ष करते हैं उनको सीधे पता अन्याय नहीं हुआ, बलात्कार नहीं हुआ। यहाँ उन्नाव की बेटी पूरा परिवार का परिवार खत्म हो गया, आप न्याय नहीं दिला पाए। ये हालत उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में पुलिस का शूट आउट हो रहा है, पुलिस का एनकाउंटर होता है, पुलिस को थप्पड़ मारे जाते हैं, सरियाम बारूद चल रहे हैं। यहाँ पे बेदहाड़े लोगों की हत्याएं हो रही है, चोरी डकैती हत्या लूट मार बलात्कार हो रहा है। उत्तर प्रदेश को जंगल राज गुंडा राज आपने बना दिया है। किसान धरने पे, किसान की मौतें हो रही है, किसान अनिला जी, अनुराग भदौरिया जी, अभय दुबे जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। अभय दुबे जी, क्या आपको लगता है कि राम नाम की राजनीति और साथ में रिजर्वेशन का तड़का ये बीजेपी के लिए राह आसान कर देगा, कोविड के जो जख्म थे उनके उस पर मरहम का काम करेगा, उसे भुला देगा और आपके लिए चुनाव बहुत मुश्किल हो जाएगा? समूचे देश ने देखा है भगवान राम वचनों की मर्यादा की रक्षा, सत्ता को तजने का नाम है। इन लोगों ने अभय दुबे जी से बात कर लूं, फिर आपके पास आते हैं अनुराग जी और अनिला जी के पास। उनकी जमीन में लूट करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का था, आज समझ में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संगठित होकर भगवान राम का जो चंदा इकट्ठा किया, उसके लूटने के प्रमाण सारे देश ने किए। ये मंडल की राजनीति है। अब मैं बात करता हूं कमंडल की राजनीति की।
जुलाई को क्यों उनका हक नकार दिया था, इस 13 जुलाई को, जबकि मद्रास हाई कोर्ट का आदेश था साफ, 10,900 विद्यार्थियों को 2017 से लेकर 2020 तक उनका हक मारकर खा गए मोदी जी। इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आज अगर न्यायालय नहीं होता तो ये तार तार कर देते उन बच्चों के भविष्य को, उन पिछड़े वर्ग के बच्चों के अनिला भविष्य जी, को जो आपकी सरकार के ऊपर आरोप है शुद्ध तभी। देखिए, अनुराग भदौरिया जी ने आरोप लगाए हैं कि आपके पास अपराध, बढ़ते हुए अपराध, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो चरमरा रही हैं और बेरोजगारी, उसके लिए जवाब देने के लिए जनता को 4.5 साल का कोई रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए नहीं है, इसलिए आप राम का नाम कर रहे हैं और रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। और अभय दुबे जी आपसे सीधे कह रहे हैं कि न्यायालय जब तक आपको निर्देश नहीं देता, आप लोग कुछ नहीं करते हैं, तो वाहवाही मत बटोरिए। दोनों आरोपों के जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि परशुराम तो इनका साथ छोड़ गए। एक सेकंड अनुराग जी, जवाब ले लो, आप के सवाल का जवाब दे रहे हैं। नहीं, परशुराम इनके साथ नहीं है। परशुराम के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। परशुराम के बच्चों की लाशें, परशुराम के बच्चे नदी में तैरते नजर आए, उनकी लाशें। परशुराम के बच्चों को तो यहाँ पे जानवर नोचते नजर आए थे। परशुराम के बच्चे, ये किसान जो धरने पे बैठे हैं, परशुराम की बच्ची थी जिसके साथ अन्याय हुआ था। परशुराम की बच्ची हथरस की भी थी, परशुराम की बच्ची लखीमपुर की भी थी जिसके साथ आचरण हुआ। तो परशुराम की बच्चों के साथ तो आप लड़ाई नहीं कर पाए, तो आप क्या यहाँ पे बोलने से क्या फायदा है? आपने किन बच्चियों के साथ न्याय किया? क्या परशुराम की बच्चियां नहीं थी वो जिनके साथ अन्याय हुआ? परशुराम के बच्चे नहीं थे जिनकी मौतें हुई बिना ऑक्सीजन के, तड़प तड़प के उनके बिना ऑक्सीजन से मौतें हो गई, उनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, बेड नहीं मिला। अभय दुबे जी, कमंडल और मंडल का जवाब क्या होगा आपके लिए चुनावी मैदान में? उनकी मौतें हुई। इन्होंने तो अपनी राजनीति का जैसे पृष्ठभूमि है वो तय कर ली है, आप बताइए क्या होगा? इनकी सत्ता का स्वाद सब देश जीत चुका है। 2 पूंजीपतियों के हित साधने के लिए 75 करोड़ किसानों को धोखा दिया मोदी जी ने। 12 करोड़ नौकरियां छीन ली देने की अपेक्षा, करोड़ों मजदूरों को दरबदर कर दिया मोदी सरकार ने। भारत की जीडीपी को देश ने देखा 23 देखना दिलचस्प रहेगा। इस बार का चुनावी जो बिसात है वो बिछ चुकी है और इसमें देखना होगा कि कोरोना का मुद्दा जो है, जैसा कि विपक्ष कह रहा है, अपराध के मुद्दे जो हैं, बेरोजगारी का मुद्दा, बढ़ती महंगाई का मुद्दा, क्या वाकई में ये मुद्दे जो हैं वो वोटर के दिमाग में वोट डालते वक्त आएंगे, या फिर राम का नाम, रिजर्वेशन, जाति के समीकरण, ये तमाम चीजें हावी होती हुई नजर आएंगी। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकना कुछ देर के लिए, जब लौटेंगे हमारी खास पेशकश आगे भी जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।